नाज़रीन, यूरोप ने 2 आलमी जंगें लड़ी हैं और खासकर जो दूसरी आलमी जंग थी, जो उसके हॉरर्स थे, जो उसकी तबाही थी, जो करोड़ों लोग लुकमा अजल बने, तो यूरोप ने उससे यह सीखा कि वो जो है वो इस तरह की कोई जंग दोबारा नहीं लड़ने वाला है इस अपने कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्योंकि आलमी जंगों से पहले भी एक लंबा सिलसिला है जो यूरोप के अंदर जंगें चल रही हैं। लेकिन फिर जो वर्ल्ड वॉर्स हुई और खासकर दूसरी वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उस वक्त तक बहुत सा ऐसा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जो हैं वो दुनिया ने बना लिए थे, वेस्ट ने बना लिए थे, तो उन्होंने फैसला किया, हर इस चीज को यकीनी बनाया कि इस कॉन्टिनेंट पर दोबारा इस तरह की तबाही वो नहीं आने देंगे। लेकिन नाज़रीन, यूरोप जो है वो एक बार फिर एक बड़ी जंग के अंदर इंगेज हो गया है, जो उनको एक बार फिर आलमी जंग की तरफ धकेल रही है, और वो जंग है यूक्रेन की। यूक्रेन की जो जंग है ये दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे बड़ी जंग है, सबसे बड़ी तबाहकुन जंग है। और अब ये इतनी एस्केलेट कर गई है पिछले 24-48 घंटों के अंदर कि अब एक बार फिर आलमी जंग के खतरात जो वो मंडलाने लग गए हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, और खासकर यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर आलमी जंग ये दोबारा से डिस्कस हो रहा है, उसके खतरात जब वो दोबारा से मंडलाने लगे। आपको याद है जब बाइडेन का आखिरी टाइम था तो वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा था, गवर्नमेंट्स कर रही थी, मीडिया कर रहा था, और वो खतरात नजर आ रहे थे क्योंकि यहां से यूरोप जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहा था। अब नाज़रीन, दोबारा खतरात वहां पर चले गए और बहुत ज्यादा रियल हैं ये खतरात, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। अब नाज़रीन, यूक्रेन ने जो हमला किया उसके बाद मामला बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। रशिया ने अभी कंफर्म कर दिया कि उनकी बेसेस अंडर अटैक आई हैं, और रशिया ने यह कंफर्म कर दिया है कि उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो भी तबाह हो गए हैं यूक्रेनी हमलों के अंदर। और रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के 4 न्यूक्लियर कैरियर कैपेबल जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो भी इसमें डिस्ट्रॉय हो गए। ये आप कह लें कि पहली दफा इस नौयत का डैमेज है वो रशिया का हुआ है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जब से उन्होंने न्यूक्लियर बनाया और फिर उसके बाद ये बॉम्बर्स बने हैं। ये पहली बार उनके न्यूक्लियर कैरियर कैपेबल जो बॉम्बर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, और ये स्ट्रेटेजिक लेवल के। अभी देखें ना कि जो बरतानिया है वो अमेरिका से ये डिमांड करने लग गया है कि उनको न्यूक्लियर कैरियर जो बॉम्बर्स हैं वो दिए जाएं। तो ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है। स्ट्रेटेजिक से मुराद ये कि देखें वेपन्स और इक्विपमेंट्स तो होते हैं, लेकिन वो इक्विपमेंट जो आपको बर्तरी दिलवा देता है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि B-2 बॉम्बर्स अमेरिका के, यानी एक ऐसा वेपन आपके पास आ गया जिससे आपको स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल हो गई, आप सबकत ले गए पूरी तरह से दुश्मन के ऊपर। तो जो स्ट्रेटेजिक बर्तरी आपको दिलवा देते हैं, तो इस नौयत के बॉम्बर से इतनी अहमियत थी उनकी। 4 न्यूक्लियर कैरियर बॉम्बर जो हैं वो रशिया के तबाह हो गए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और यूक्रेन ने यह बताया है कि इस हमले की उन्होंने 1.5 साल तैयारी की है, और जो स्टोरी सामने आ रही है वो बड़ी अहम है, और दुनिया में सिक्योरिटी के हवाले से नए कंसर्न उठ गए हैं। और अगर रशिया की सिक्योरिटी इस हद तक ब्रीच हो सकती है तो और फिर रशिया इस पर जो है ना कभी अफोर्ड भी नहीं करने वाला है कि इस हद तक उनके अंदर घुसपैठ हो जाए। नाज़रीन, यूक्रेन ने यह बताया है कि उन्होंने ये जो ड्रोन जिनके साथ अटैक हुआ ये यूक्रेनियन सॉइल से फायर नहीं हुए हैं, बल्कि ये ड्रोन जो हैं इनको कंटेनर्स के अंदर डालकर और शिपिंग के जरिए रशिया में ट्रांसफर किया गया था, और फिर ट्रक्स के जरिए इनको आगे कहीं रखा गया था, और वहां से ये कंटेनर से ड्रोन जो है वो निकले और फिर उनको जो है वो बेसिस को जाकर निशाना बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कंटेनर्स हैं ये यूक्रेन से तो डायरेक्टली नहीं गए होंगे। भाई यूक्रेन से कौन सा सामान है जो रशिया खरीदेगा, और यूरोप के कंट्री से भी इस तरह से वो सामान नहीं खरीदेगा, किसी ऐसे ही मुल्क से खरीदेगा जिसको वो रिलायबल समझता है, जो उसका जिसके साथ मामला ठीक है, उसी से खरीदेगा ना। तो उसी के जरिए कंटेनर्स गए होंगे, और ये पूरे वेस्ट की सपोर्ट और इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक, इसके बगैर तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो ये पूरे वेस्ट का हमला है जो रशिया के ऊपर है, यानी मदरलैंड रशिया के ऊपर हमला हो गया है। और इस नौयत का हमला हुआ है कि यानी रशिया को, जिसको कहते हैं ना कि भाई तोड़ने की कोशिश, रशियन मदरलैंड को इस नौयत का हमला कर दिया गया है। और यूक्रेन ये भी कह रहा है कि इस हमले से कबल ट्रंप को इन्फॉर्म किया गया था। अब ये और भी खतरनाक बात है, क्योंकि देखिए बाइडेन के टाइम के ऊपर रियल खतरा था न्यूक्लियर वॉर का, लेकिन ट्रंप के आने के बाद वो चीजें रिवर्स हो गई, क्योंकि ट्रंप ने रशियंस के साथ इंगेज करना शुरू किया और अब मुज़ाकरात शुरू हुए, बातचीत शुरू हुई, तो वो खतरा जो वो टल गया कुछ देर के लिए, यानी वो रिवर्स हो गया। तो अगर ये हमला ट्रंप की इल्म में होते हुए अगर हमला हुआ है
तो इसका मतलब जितनी अंडरस्टैंडिंग रशिया और अमेरिका के दरमियान हुई थी वो तो फारिग हो गई, वो सारी अंडरस्टैंडिंग, और फिर वही मिसट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो गया जो बाइडेन के टाइम के ऊपर था। तो इस अंडरस्टैंडिंग ने एक आलमी जंग को फिलहाल जो है वो रोक दिया था, क्योंकि रशियन को पता था कि अमेरिका के साथ हमारी बात हो रही है तो फिर यूक्रेन जो है वो कितनी हद तक मजीद आगे जा सकता है, ये यूरोप कितनी हद तक आगे चला जाएगा, अमेरिका किसी ना किसी तरह से इनको रोक ही लेगा। तो जब अमेरिका ही की मर्जी के साथ ये हुआ है तो फिर तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात हो गई। यानी हम एक इतना बड़ा हमला हो गया, उस वक्त तो सिर्फ मिसाइल देने की बात थी, अब तो हमला भी हो गया है, और उसमें ये यूक्रेन कह रहा है कि उन्होंने ट्रंप को बताया है। इसकी अभी कंफर्मेशन आने बाकी है कि अमेरिका बताएगा कि उनको बताया गया था या नहीं, लेकिन बहरहाल इन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका को बताया है। और रशिया ने नाज़रीन जो अपनी स्ट्रेटजिक फोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। ये भी शायद बहुत सालों के बाद, दहाइयों के बाद स्ट्रेटजिक जो उनकी फोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। जब ग्लोबल पावर्स अपनी स्ट्रेटजिक फोर्सेस को मोबिलाइज करते हैं तो उसका मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है। यानी जब उनकी रियासत, उनका मुल्क, उनका वतन जब वो खतरे में आ चुका है। अब आप देखें ना कि अमेरिका ने कितनी जंगें लड़ी हैं, तो उनकी कभी वो स्ट्रेटजिक फोर्सेस जब वो मोबिलाइज नहीं हुई, वो उनकी फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान में लड़ रही हैं, इधर उधर लड़ रही हैं, लेकिन वो फोर्सेस कि जब मुल्क, पूरा मुल्क जो है वो खतरे के अंदर आ जाए, वो जो फोर्सेस उन्होंने तैयार कर रखी हैं वो तो कभी मोबिलाइज नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि कोई ऐसा बड़ा खतरा आ जाए, और वो आलमी जंग के करीब ही ऐसा कोई खतरा आ सकता है या आलमी जंग शुरू होने के बाद। तो रशिया ने इस हमले के बाद अपनी स्ट्रेटजिक जो फोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज कर दिया है, और अभी ये खबर सामने आ रही है कि रशिया बहुत बड़ा हमला, द ग्रेटेस्ट एवर, द लार्जेस्ट एवर अटैक इस पूरी जंग का वो यूक्रेन के ऊपर करने जा रहा है। 100 मिलिट्री साइट्स कम से कम यह बताया जा रहा है कि वो निशाना बन सकती हैं, और कैपिटल को रशिया इतना हिट नहीं करता है, और अब वो कैपिटल को भी हिट करने जा रहे हैं। और यह भी खबर सामने आ रही है कि वो सिकंदर मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसके साथ हमले करने जा रहे हैं। तो इस तरह ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। एक जंग का नया फेज, नई एस्केलेशन के साथ, जिसमें किसी भी वक्त रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। अब हम उस टाइम के अंदर दाखिल हो गए। इसको कितनी जल्दी ठंडा किया जाता है, कितनी जल्दी रिवर्स किया जाता है, इसको रोका जा सकता है या नहीं, वरना अगर ये आगे बढ़ता रहा इसी एस्केलेशन के साथ, तो फिर किसी भी वक्त रशिया न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन जो है वो यूक्रेन में इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि ये जो तस्वीर और वीडियोस रशिया से सामने आ रही है, उनकी बेसेस, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स वो धमाकों से उड़ा दिए गए हैं, और रशियन बेसेस ऑन फायर हैं, और पूरी दुनिया के अंदर वो तस्वीर जा रही हैं, और रशियंस देख रहे हैं। तो ये प्यूटन के लिए तो किसी तौर पर अच्छा नहीं है, तो प्यूटन ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए प्यूटन कन्वेंशनली तो लड़ रहा है, अब वो फिर दूसरा तरीका यानी न्यूक्लियर है उसकी तरफ वो जाएगा। ये पूरे खतरात इस वक्त मौजूद हैं, तो ये वहां पर सूरत हाल होगी जिसके बरह रास्त असरात पूरी दुनिया के ऊपर होंगे और मिडिल ईस्ट के ऊपर होंगे, और मिडिल ईस्ट के अंदर जंग भी बहुत तेज हो गई है। यमन ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया, और यमन ने कहा है कि हम जो फुल स्केल एयर ब्लॉकेड है वो हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अभी पार्शल हमने किया है और फुल स्केल करने जा रहे हैं। कुछ दीगर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो मिडिल ईस्ट और फलस्तीन तनाज़े के हवाले से आ रही हैं वो पहले आपके सामने रखते हैं, और फिर यूक्रेन की हेडलाइंस भी आपके सामने शेयर करेंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट फलस्तीन के हवाले से ये हुई है कि ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया फ्रांस को, फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने के हवाले से, और ये इसराइल के मुंह के ऊपर चपेट है जो एक एक मुल्क आता चला जा रहा है। और इन मुल्कों का फलस्तीन की बात करना ये इस बात का कंक्रीट एविडेंस है कि इजराइल तो जंग इस डायरेक्शन में चलाना चाह रहा है कि फलस्तीन ही वाइप आउट हो जाए, तो फिर ये रियासतें क्यों फलस्तीन की बात करना शुरू हो गई हैं? ये बड़ी ताकतें बस कि ये फलस्तीन की बात करना क्यों शुरू हो गई हैं? इनको क्या ऐसी मजबूरी आ गई है कि ये फलस्तीन की बात करने लग गए हैं? तो इसका मतलब वो इस बात को समझ रहे हैं कि इसराइल जो कुछ कर रहा है ये पागलपन है, इसे ना ही फलस्तीन को मिटाया जा सकता है, बल्कि वो एक ऐसी जंगों की बुनियाद रख रहा है जिससे तबाही, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज यूरोप के ऊपर भी आएंगे, वेस्ट के ऊपर भी आएंगे। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि फिर जो फलस्तीनी रियासत है यही मजबूरी बन गई है वक्त की, तो वो बात करना शुरू हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया है फ्रांस को। ऑस्ट्रेलिया अर्ज टू ज्वाइन मैक्रोन लेड पुश फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, जो मिड जून के अंदर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसकी भरपूर तैयारियां इस वक्त जारी हैं, ऑस्ट्रेलिया उसको ज्वाइन कर सकता है, और यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के तहत ये हो रही है। और यह भी रिपोर्ट में बताया गया कि फ्रांस जो है वो एक्टिवली अपने जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनको लॉबिंग कर रहा है कि वो भी फलस्तीन को तस्लीम करें और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो।
यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रांस सिर्फ ना सिर्फ खुद बल्कि बाकी इत्तेहादियों को लॉबिंग कर रहा है कि वो फलस्तीन को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लें। तो ये सूरत हाल हुई है। और दूसरी तरफ बेल्जियम का बड़ा सख्त रद्दमल सामने आया है और बेल्जियम ने कहा है व्हाट इज हैपनिंग मिलिटरीली इज नॉट रिलेटेड टू लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस। बेल्जियम का ये स्टांस बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजराइल का जो विक्टिम कार्ड है उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है और बड़ी जोरदार चपेट इजराइल के मुंह के ऊपर मारी है। इसी तरह का स्टांस चाहिए। ये हमेशा जुल्म करके विक्टिम कार्ड के उस नैरेटिव एंटीसेमिटिज्म और सेल्फ डिफेंस, इन दो चीजों के अंदर ये छुप जाते हैं। तो बेल्जियम ने कहा कि ना तो ये सेल्फ डिफेंस है और दूसरा उन्होंने कहा कि ना ये एंटीसेमाइट वाला कार्ड अब चलने देंगे हम। द आर्गुमेंट ऑफ एंटीसेमिटिज्म शुड नॉट बी यूज्ड इन अ मिसलीडिंग मैनर ऑल द टाइम। ये हर टाइम तुम क्या एंटीसेमिटिज्म करते रहते हो, ये नहीं अब चलने वाला। ये बेल्जियम बात कर रहा है। ये हर, अगर गजा के सीजफायर की बात करो तो एंटीसेमिटिज्म, अगर फलस्तीन रियासत की बात करो तो एंटीसेमिटिज्म है, अगर नेतन्याहू गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करो तो वो भी। तो ये चलने वाला नहीं है, बेल्जियम कह रहा है। इसके साथ साथ नज़ीर मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट शदीद तरीन दबाव के अंदर है। बड़े अच्छे तरीके से वो जानते हैं कि अगर गजा की ये जेनोसाइड जारी रही तो फिर आगे क्या कंसिक्वेंसेस पूरे मिडिल ईस्ट के लिए आने वाले, सबके लिए क्या तबाही आ रही है, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो काफी हलचल मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही है। एक तो इजिप्ट ने अनाउंस किया कि गजा की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से वो बहुत जल्द कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, डोनर कॉन्फ्रेंस। वी डिस्कस प्रेपरेशन फॉर होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस टू रीबिल्ड गाजा एंड द फ्यूचर ऑफ द स्ट्रिप। और सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि वो यूरोपियन कंट्रीज को मजीद पुश करने जा रहे हैं कि वो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करें। इस वक्त मिडिल ईस्ट का, सऊदी अरेबिया का, कतर का, यूएई का, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है यूरोप के अंदर। इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इन्होंने यूरोप के अंदर गेन कर लिया है। अब देखें फ्रांस में अभी इन्होंने अनाउंसमेंट की, इटली के साथ, और बरतानिया $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया अभी रिसेंट जो दौरा हुआ है। तो गल्फ स्टेट्स ने अच्छा खासा इन्फ्लुएंस यूरोप के अंदर हासिल कर लिया है। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि अब वो यूरोपियंस को मजीद पुश करने जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज मस्ट रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट नाउ। और इसके साथ साथ जो है जॉर्डन के जो किंग हैं उनकी मुलाकात हुई है तमाम अरब फॉरेन मिनिस्टर के साथ, क्योंकि वो जॉर्डन पहुंचे थे और आगे उन्होंने यरूशलेम जाना था, मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज अदा करनी थी, फिर रमल्ला में जाकर फ़लस्तीनी सदर से मिलना था, लेकिन वो तो वहां पर दौरा नहीं हो सका। तो बहरहाल ये सारे जॉर्डन पहुंचे हुए थे, जिसमें इजिप्ट, जिसमें यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इराक, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स थे। तो जॉर्डन किंग के साथ मुलाकात हुई है इन तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स की, और जो उसकी स्टेटमेंट आई है वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो कह रहे हैं कि अरब इस्लामिक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है इसने टास्क अब ये ले लिया है कि इंटरनेशनल एक्शन टू स्टॉप द वॉर इन गाजा, इसको पुश किया जाएगा। द नीड टू इंटेंसिफाई अरब एफर्ट्स टू स्टॉप द वॉर इन गाजा, अब पूरे अरब वर्ल्ड से एफर्ट्स को इंटेंसिफाई किया जाएगा गजा की जहरियत रुकवाने के लिए, और एड फौरी दाखिल करवाई जाए। और स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन विद फ्रेंडली एंड इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज टू बिल्ड इंटरनेशनल प्रेशर टू हाल्ट द ट्रेजेडी इन गाजा। जो इत्तेहादी ममालिक हैं, जो इन्फ्लुएंशियल ममालिक हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा कि वो प्रेशराइज करें फिलफौर गजा में जंगबंदी के हवाले से। तो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि आगे क्या आ रहा है। अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर मामलात पहुंच गए तो क्या तबाही आने वाली है। तो अब काफी हलचल यहां पर हो रही है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है। और फिर जैसे जो इजराइल क्राइम्स कर रहा है, और देखिए सारी जो दुनिया है, जंगें होती हैं, उसमें जुल्म होता है, टॉर्चर होता है, जेलों की कहानियां भी हमारे सामने हैं। हर जंग की, वियतनाम जंग की कैसी कैसी कहानियां हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन जो ये हैं और जिस तरह के क्राइम्स ये कर रहे हैं, जिस तरह का जुल्म ये कर रहे हैं, यकीन मानिए वो कोई भी नहीं करता इस तरह। और ये मतलब एक्सपर्ट हैं जुल्म करने के, ये एक्सपर्ट है। यानी बमबारी भी कर रहे हैं, एड भी रोकी हुई है, फिर एड के लिए लोग जमा होते हैं तो उनके ऊपर बमबारी भी करते हैं। ऐसा दुनिया में कौन करता है? ठीक है ना, ऐसा तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। वो किसी भी, मैं कह रहा हूं कि वियतनाम, अफगानिस्तान और ये सारी जंगें जुल्म से भरी पड़ी हैं और ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि रूह कांप जाती है। लेकिन ऐसा सिस्टमैटिक जुल्म वहां पर भी नहीं हुआ, यकीन मानिए। बहुत बहुत जुल्म हुए हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही चीज है जो गजा के अंदर ये कर रहे हैं। यानी एड रोकना, भूख से लोगों को मारना, फिर वो कहीं एड के लिए जमा होते हैं तो उनके ऊपर बमबारी करना।
तो ये सूरत हाल है, इसलिए बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। यमन ने अटैक कर दिया है, बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया, तल अवीव को निशाना बनाया, और इलात की पोर्ट को, वहां पर कोई इनका मिलिट्री टारगेट है, उसको निशाना बनाया। और मिलियंस ऑफ इसराइली एक बार फिर शेल्टर्स में भागे और फ्लाइट्स बंद हुई हैं। और यमन ने कहा है कि हमने पार्शल जो एयर ब्लॉकेड है वो तो कायम कर दिया है, अब हम फुल ब्लॉकेड जो वो कायम करने जा रहे हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। ये पार्शल से मुराद ये है कि बहुत सारी एयरलाइंस कैंसिल हो गई हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद फ्लाइट्स दोबारा से रिज्यूम हो जाती हैं। अब हम फुल करने जा रहे हैं, उसका मतलब फिर ये होगा कि हर चौथे घंटे बाद मिसाइल दागेंगे तो वो फुल इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, और कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बहुत ये मुश्किल है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल मैटर करता है। तो अगर ये फुल ब्लॉकेड लगाना है तो 4 से 5 मिसाइल रोजाना जो है वो फायर करना पड़ेंगे हर तीसरे चौथे घंटे बाद। बेन गुरियन एयरपोर्ट की जो एयर स्पेस है वो शट डाउन हो गई है, और इजरायली मीडिया बता रहा है कि यमनी मिसाइल की वजह से मिलियंस ऑफ इसराइलीज जो है वो शेल्टर्स में गए हैं। खुद इजरायली मीडिया बता रहा है मिलियंस ऑफ इसराइलीज, क्योंकि ये काफी बड़ा ऑपरेशन था। इसमें ना सिर्फ बेन गुरियन एयरपोर्ट बल्कि तल अवीव, बल्कि इलात और एक और रीजन को जो है वो हिट किया गया है। और इंपोज फुल बैन ऑन एयर ट्रैफिक एट अफोरमेंशन एयरपोर्ट इन द कमिंग पीरियड। और फिर बाकी एयरलाइंस को उन्होंने कहा कि जो अभी तक जिन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल नहीं की वो भी फ्लाइट्स कैंसिल करें। और 3 मिलिट्री ऑपरेशन याफा, अशदोद में भी हमला किया और इलात के ऊपर हमला किया है, और यहां पर जब वो ड्रोन्स इस्तेमाल किए और बेन गुरियन के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर जो शार्पनर्स गिरे हैं उसको इजरायली पुलिस और मिलिट्री जो है वो तलाश कर रहे हैं, और कहा है कि फुल हम। तो आप देखें डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर वेस्ट पीछे हट रहा है, दुनिया में इनकी साख डिस्ट्रॉय हो रही है। और यही बात इसराइली मीडिया ने भी की है कि इंटरनेशनली इसराइल बहुत तेजी के साथ डैमेज हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसराइली प्रोजेक्ट को डैमेज कर रहे हैं। अब नाज़रीन, यूक्रेन जंग के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सेंसिटिव टाइम में हम दाखिल हो गए हैं। इस जंग में उतार चढ़ाव आए हैं। दरमियान में एक तो टाइम ऐसा भी था कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बस फ्रीज हो गया था, बस स्टॉलमेट हो गया, उधर उनकी फौजें खड़ी हैं, इधर इनकी, मतलब फ्रीज हो गया बस कॉन्फ्लिक्ट, और पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन फिर तेजी आई, और अब तो बहुत ही सेंसिटिव टाइम के अंदर हम दाखिल हो गए हैं जहां पर मामलात इमीडिएटली न्यूक्लियर की तरफ एस्केलेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा वाकया दरमियान में हो सकता है, और जो हो गया है ये भी एक वजह बन सकती है। और आज के हमले ने एक और चीज कंफर्म कर दी है कि यूरोप कोई इंटेंशन नहीं रखता है रशिया के साथ सीज फायर करने की, यानी कि वो रशिया की बर्तरी को कभी कबूल नहीं करेंगे। देखें, रशिया जो है वो कभी वेस्ट की डिमांड नहीं मानेगा, क्योंकि वो 30 साल तक वेस्ट को यही कन्वे करता रहा है कि नेटो को एक्सपैंड ना किया जाए। वेस्ट ने बात नहीं मानी, तो ये 30-40 साल बाद रशिया मजबूर हुआ जंग छेड़ने के लिए। अब वो इस बुनियादी चीज को मनवाए बगैर पीछे कैसे हट सकता है, क्योंकि जंग इसलिए कोई जमीन लेने के लिए तो नहीं की गई। रशिया तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है और लोग उनके थोड़े, आबादी थोड़ी है, मुल्क कितना बड़ा है, तो वो तो इस प्राइमरी कॉज के लिए ये जंग छेड़ी गई है, तो इसके बगैर तो पीछे नहीं हट सकते। तो अल्टीमेटली वेस्ट को मानना पड़ेगा। इस हमले ने बताया कि वेस्ट भी नहीं मानने वाला, तो फिर क्या होगा। इसलिए ये मामला जो है ना बड़ा सेंसिटिव हो गया है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है इस हमले के बाद खास तौर पर। अब मैं यूक्रेन की तरफ से जो हमले हुए हैं वो हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। यूक्रेन ये कह रहा है कि 4 मिलिट्री एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है, और रशिया ने ये बताया कि सिविलियन जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी, काफी एयरपोर्ट्स हैं जिनको इन्होंने बॉम्ब किया है। यूक्रेन सेज इट डिस्ट्रॉयड डजन्स ऑफ वॉर प्लेन्स डीप इनसाइड रशिया। ये टिल टू डेट ये सबसे लार्ज स्केल, सबसे डैमेजिंग हमला रशिया के लिए था। वेपनाइज्ड रशिया जेट पावर्ड टारगेट ड्रोन शोडाउन ओवर ब्लैक सी। यूक्रेन लॉन्चेस मेजर ड्रोन अटैक ऑन रशियन बॉम्बर्स, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स सेज। लार्ज स्केल ड्रोन अटैक अगेंस्ट रशियन मिलिट्री। यूरोन्यूज, यूक्रेन सेज इट हैज हिट ओवर 40 रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इन मैस ड्रोन। खाली देखें F-18 नहीं, मतलब इस तरह के कोई नहीं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उनको हिट किया 40। ये बहुत बड़ा नुकसान रशिया का हुआ है। और फिर वो कह रहे हैं कि यूक्रेन ने नोटिफाई किया ट्रंप को इन एडवांस। अब व्हाइट हाउस बताएगा कि ये सही बात है, ये गलत बात है, क्योंकि अगर ये सही बात है तो ये और भी खतरनाक बात है। और रशिया से अब क्या बात सामने आ रही है, उन्होंने जनाब स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेज जो है वो प्रिपेयर कर रही हैं लार्ज वेव ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स। 100+ यूक्रेनियन मिलिट्री साइट्स जो है वो हिट हो सकती हैं। और इसके अलावा कीव के अंदर इस वक्त सायरन्स बज रहे हैं
कि रशिया बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है जो कैपिटल है। बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट, ये जनाब खबर सामने आ रही है। तो सिकंदर मिसाइल के साथ भी हमला हो सकता है, यानी पूरा यूक्रेन अंडर अटैक आने वाला है, खास तौर पर कैपिटल। और सिकंदर मिसाइल जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, और इनका जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अगर वो 3-4 किसी जगह पर गिराए जाएं तो आप उसको यही समझें कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया गया है। अभी तक उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हो सकता है इस बार उसको भी इस्तेमाल कर दिया जाए। अगर वो 3-4 इकट्ठे किसी जगह पर गिरा जाएं तो उसकी डिस्ट्रक्शन ऐसी ही होगी जैसे कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दिया गया। तो शायद रशिया वो भी इस्तेमाल कर सकता है, इसका खतरा भी मौजूद है। लंदन, पेरिस, बर्लिन ये सब हाई अलर्ट के ऊपर हैं। पोलैंड का दारुल हुकूमत हाई अलर्ट के ऊपर है, वो तो वैसे भी खंदके खोद रहे हैं। इस वक्त नेटो कैपिटल्स हाई अलर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि ये हमला नेटो ने किया है और नेटो के फोर्सेज ऊपर बाल्टिक के अंदर भी हैं। तो नेटो के कैपिटल अलर्ट है, नेटो की फोर्सेज अलर्ट है, इंटेलिजेंस वॉर प्रॉपर जारी है। तो इस वक्त यूरोप जो है ना बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, और एक ऐसे टाइम से गुजर रहा है जो उसको दोबारा एक ऐसी आलमी जंग के अंदर धकेल सकता है। और अगर आज तक नाज़रीन तीसरी आलमी जंग दोबारा नहीं हो सकी तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर के डर की वजह से कि उसके बाद क्या होगा, इसलिए आज तक जंग नहीं हुई। लेकिन एक ट्रैप है ना, फंस जाते हैं, मतलब रशिया पीछे नहीं हट सकता और यूरोप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ट्रैप है जिसमें ये एस्केलेशन होती चली जा रही है, और दुनिया आज तक अगर आलमी जंग में नहीं गई तो वजह सिर्फ न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर की वजह से पीछे हट जाते हैं सब, क्योंकि सबको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त।